हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने हमारा थर्ड चैप्टर चालू किया था बेटा, एंड अभी हम उसके एंडिंग वाले लास्ट पार्ट पे है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, हाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस। उसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, एंड देन होल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। नाउ आज हमको ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और मेल एंड फीमेल पेरेंट्स बोथ आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसके पहले हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ओके, वो क्वेश्चन है Which different hormones control the functions of human reproductive system through chemical coordination? है ना, ये 9th में हमने हार्मोनल सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे अलग अलग ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस दिए हुए थे। तो हमको क्या पूछ रहा है वो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने में कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। तो बताओ, मेल जो ग्लैंड होती है टेस्टिस, वो टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही थी? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में कौन से थे? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन थे जो ओवेरीज रिलीज कर रही थी। और उसके बाद में हमने पिट्यूटरी के भी 2 हार्मोन्स देखे थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स जो है वो मिलकर काम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH और LH। थोड़ा सा 9th का टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बेटा इसके आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी अकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी। अगेन एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी, यानी जब हमारी बॉडी प्यूबर्टी वाले स्टेज में होती है, जब हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं मेल एंड फीमेल बॉडी में, तो उसके लिए कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगेन जो हार्मोन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स हैं जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डेवलपमेंट करते हैं बेटा। Then why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू लॉ जो लीगल एज है मैरिज की वो 18 साल है गर्ल्स के लिए, एंड फॉर बॉयज इट इज़ 21। सो पूछा है कि वाई द एज इज़ फिक्स्ड। वाई द एज इज़ फिक्स्ड? बिकॉज एट द एज ऑफ 18 और 21 जो हमारी बॉडी में प्यूबर्टी वाला स्टेज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी कंप्लीट मैच्योर हो जाती है, बॉडी बिकम्स मैच्योर। ठीक है, सो ये मैच्योरिटी आने के बाद ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसा उसके पीछे का एक रीज़न है कि एट द एज ऑफ 18 और 21 कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बॉडी में आ जाती है, एंड दैट इज़ वाई द एज ऑफ मैरिज इज़ मिनिमम 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज़। ओके, सो यही क्वेश्चंस दिए थे हमारे टेक्स्ट बुक में। उसके बाद में हमको पता है, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। क्रोमोसोम्स 9th में हमने पढ़ा था, कितने के होते हैं क्रोमोसोम्स? 23 पेयर्स। उसमें से 22 क्या होते हैं? 22 होते हैं ऑटोसोम्स, 22 होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर क्या होता है? 22 मतलब 22 पेयर्स, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, और जो 23rd पेयर है, एक पेयर है, वो क्या है? वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ऑटोसोम्स है वो हमारे पूरे बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, द होल कैरेक्टर्स ऑफ अवर बॉडी। एंड जो हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि फीमेल में क्या होते हैं? फीमेल में जो 23rd पेयर है वो होता है XX, और मेल में होता है XY, मेल में होता है XY। सो दीज XX क्रोमोसोम्स एंड XY क्रोमोसोम्स, इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? अगेन ये हमारे बॉडी के जो भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन है या जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग, ये सब इस
सेक्स क्रोमोसोम से ही कंट्रोल होता है। ओके, सो एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही पाया जाता है ना। मेल में 23rd पेयर क्या है, एक्स वाई, जो कि मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, जो किसको डेवलप करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। ओके, सो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव टू स्टडी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले देखो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। इसमें प्रेजेंट होता है टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड सम ग्लैंड्स। टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स सिक्रीशंस बनाती है, अलग अलग सिक्रीशंस बनाती है ना। वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ग्लैंड्स होती है जो अलग अलग सिक्रीशंस बनाएंगी, और वो ग्लैंड्स के फिर डक्ट्स होता है जहाँ से वो सिक्रीशन रिलीज होता है, जहाँ से वो सिक्रीशन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं डक्ट्स, है ना। जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है वो, है ना। उस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होंगी जो अपने अपने सिक्रीशंस बनाएंगी, और वो सिक्रीशंस रिलीज होते हैं अलग अलग डक्ट्स के थ्रू में, ठीक है। और टेस्टिस होता है, ये हो गया हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमेन। टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द एब्डोमेन, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में प्रेजेंट होता है। वाई, बिकॉज उसका ऐसा रीजन होता है बेटा कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस फॉर्म करता है मेल गमेट को। टेस्टिस क्या फॉर्म करता है, मेल गमेट, एंड मेल गमेट इज नथिंग बट स्पर्म। स्पर्म जो होता है, स्पर्म सेल जो होते हैं उसी को हम कहते हैं मेल गमेट। ओके, और वो मेल गमेट स्पर्म्स कौन फॉर्म करता है, टेस्टिस फॉर्म करता है। टेस्टिस का एक और फंक्शन होता है जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करता है और टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरॉन इज अ हार्मोन, अभी हमने उसके फंक्शन भी डिस्कस किए। क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट और मेल फीचर्स को वो डेवलप करता है। जैसे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो वॉइस चेंजेस होती है मेल्स में, बियर्ड एंड ऑल, वो सब उस हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। लेकिन उसके अलावा टेस्टिस का क्या काम है, टेस्टिस का काम होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ मेल गमेट्स, दैट इज स्पर्म, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मेल गमेट, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है ये प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टिस, और ये जो स्पर्म जो है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर पे वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमेन, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में प्रेजेंट होता है। ओके, सो उसका रीज़न है वो आपके बुक में वगैरह दिया नहीं, इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसको उतना ध्यान में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसका रीज़न बता दिया। ओके, सो अब देखो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सिमेनिफेरस ट्यूबुल्स। टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं सिमेनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। सिमेनिफेरस ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स मतलब छोटी छोटी बारीक बारीक ट्यूब्स, ठीक है। छोटी छोटी ट्यूब्स को कह दोगे आप ट्यूबुल्स, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, टेस्टिस में। और इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम मतलब वो एपिथेलियम, वो सेल्स जो गमेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे जर्म सेल्स हम बोल रहे थे ना, जर्म सेल्स में मियोसिस होता है और गमेट फॉर्म होते हैं, सो जर्म सेल्स आर नथिंग बट समझ लो जर्माइनल एपिथेलियम। सो जर्माइनल एपिथेलियम क्या फॉर्म करता है, जर्माइनल एपिथेलियम फॉर्म करता है गमेट्स। और जर्माइनल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट ऑन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ पे है, टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैज जर्माइनल एपिथेलियम। अब ये जर्माइनल एपिथेलियम क्या फॉर्म करेगा, जर्माइनल एपिथेलियम फॉर्म करेगा मेल गमेट्स यानी स्पर्म्स। तो बताओ सेल डिवीजन कौन सा हो जाएगा, मियोसिस। ओके, मियोसिस। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि स्पर्म्स एक्चुअली कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, टेस्टिस में। स्पर्म्स को कौन फॉर्म करता है, टेस्टिस। इतना क्लियर हो गया। टेस्टिस कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम का मियोसिस होगा, जर्माइनल एपिथेलियम का सेल डिवीजन होगा बाय मियोसिस, तो क्या फॉर्म कर लेगा वो, मेल गमेट, दैट इज स्पर्म। बताओ कैसे रहेंगे ये, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, कमेंट करके बताओ। मेल गमेट, स्पर्म्स कैसा रहेगा,
हैप्लॉइड, इट विल बी हैप्लॉइड बिकॉज ऑब्वियसली पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्लासेस में. आई होप अभी तो सबको कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि गमेट्स आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओनली. सो ये फॉर्म हो गया टेस्टिस में. ओके, उसके बाद में देखते हैं हम ये पाथ ऑफ स्पर्म क्या होता है. स्पर्म, ये जो स्पर्म है यानी मेल गमेट है, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, कि कौन से पाथ से वो होकर गुजरता है. सो सबसे पहले वो जाएगा टेस्टिस में. अभी वो फॉर्म हुआ है, फॉर्म कहाँ हुआ है वो टेस्टिस में. टेस्टिस से फिर जाएगा वो रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वो जाएगा वास एफरेंस, देन एपिडिडिमिस, फिर वास डेफरेंस. एन लगाना भूल गई है यहाँ पे, ठीक है, यही है स्पेलिंग, ENS, सॉरी, वास डेफरेंस में जाएगा. उसके बाद में वो जाएगा बेटा इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूराइनोजेनिटल डक्ट. इफ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखो इस तरीके से ये टेस्टिस है, टेस्टिस में फॉर्म हुआ स्पर्म, टेस्टिस में फॉर्म होने के बाद में वो इधर से जाएगा बेटा ये एपिडिडिमिस, फिर यहाँ से इस तरीके से वास डेफरेंस से होते हुए वो इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूराइनोजेनिटल डक्ट. तो ये वो पाथ वो फॉलो करने वाला है. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 पे डायग्राम दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड. अब आप बोलोगे मैम वहाँ पे तो रेटेटेस्टिस वास एफरेंस हमको दिख नहीं रहा है. तो बेटा ये थोड़े छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े इंटरनल, यानी आप कह सकते हो वहाँ पे हिडन है वो. अभी आपको वो डायग्राम में वो उतने क्लियरली दिखाई नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन इतना तो क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा है आपको टेस्टिस के ऊपर में एपिडिडिमिस प्रेजेंट है. तो इतना समझ में आ रहा है एपिडिडिमिस और टेस्टिस के बीच में कहीं पे प्रेजेंट होंगे रेटेटेस्टिस वास एफरेंस. वहाँ से स्पर्म हुआ होकर गुजरा, मतलब स्पर्म फॉर्म हुआ टेस्टिस में, रेटेटेस्टिस में गया, फिर वास एफरेंस में गया, फिर एपिडिडिमिस. फिर देखो एपिडिडिमिस से कहाँ पे जा रहा है वो वास डेफरेंस. वो दिख रहा है आपको ट्यूब्स, ट्यूबुल है ना, ये सारे क्या है ट्यूबुल्स है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है. फिर वास डेफरेंस से वो जाएगा बेटा इजैकुलेटरी डक्ट में एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिनोजेनिटल डक्ट. अब ये जब इस पाथवे में फॉलो कर रहा है, टेस्टिस से फॉर्म हुआ और ये पाथवे से वो आगे गुजर रहा है, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी वो जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है यानी और अच्छे से डेवलप होता है और उसकी एबिलिटी अभी आ जाती है कि वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को. ठीक है, ओवम यानी ओवम मतलब फीमेल गमेट, ओवम मतलब फीमेल गमेट है ना, मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होगा, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो जब ये स्पर्म ये पाथवे फॉलो करेगा, जब ये पाथवे से होकर वो गुजरता रहेगा, तो उस दौरान वो मैच्योर भी हो जाएगा यानी और अच्छे से डेवलप होगा और साथ ही में उसकी एबिलिटी भी डेवलप होंगी कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके. ओके, अब उसके बाद में देखो सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है. आप डायग्राम में देखोगे तो आपको सारी ग्लैंड्स भी दिख जाएंगी. सेमिनल वेसिकल्स ये क्या है, एक तरीके की ग्लैंड्स वगैरह है जो क्या करती है, ग्लैंड्स है मतलब कुछ सिक्रीशन वो तैयार करेंगी, अपने कुछ सिक्रीशंस बनाएंगी वो, और वो सिक्रीशंस बना के कहाँ पे रिलीज करेगी, वो रिलीज करती है इजैकुलेटरी डक्ट में. उनका सिक्रीशन कहाँ पे डालेगी वो इजैकुलेटरी डक्ट में. कौन, सेमिनल वेसिकल्स. यू कैन सी द डायग्राम, इट इज क्लियरली विजिबल. सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रेशन कहाँ पे आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में. उसके बाद में और कुछ ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड. प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रीशंस यानी उनके भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं वो रिलीज करती है यूराइनोजेनिटल डक्ट. कहाँ पे रिलीज करती है, यूराइनोजेनिटल डक्ट में. ओके, सो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को. ये सारा स्पर्म कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, टेस्टिस में फॉर्म हो रहा है. किसी ने पूछा कि स्पर्म एक्चुअली में फॉर्म कहाँ पे होता है, तो एक्चुअली में कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में. टेस्टिस में भी जो जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में, उसके जरिए वो फॉर्म होता है. और ये सारी ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रीशंस सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट में और प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड यूराइनोजेनिटल डक्ट में अपने सिक्रीशंस रिलीज करेंगे. ओके, नाउ ये सारे सिक्रीशंस, सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस प्लस स्पर्म जो टेस्टिस ने फॉर्म किया प्लस ऑल दिस सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड का, उनको ही मिला के कहा जाता है सेमेन. उन्हीं को मिला के कहते हैं सेमेन. मतलब सेमेन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म एज वेल एज द सिक्रीशंस ऑफ ऑल द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स,
जैसे कि काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सबके सिक्रीशन और टेस्टिस ने जो स्पर्म जो मेल गमेट फॉर्म किया है, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम सेमेन। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं, यानी पेयर में प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, ये सारे वगैरह कैसे हैं, पेयर्ड है। लेकिन कुछ पेयर्ड नहीं, सिंगल भी होते हैं, जैसे कि स्क्रोटम एंड यूरेनोजेनिटल डक्ट एंड ऑल दीज ऑल आर सिंगल। सो जो बेटा ये होता है ना, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको यूरेनोजेनिटल सिस्टम ऐसा भी कहा जाता है, या यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मेल्स जो यूरिनरी सिस्टम है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पाथवे सेम ही होता है, यानी यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पाथवे सेम ही होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का जो आउटपुट है यूरिन एंड ऑल, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं वो सेम ही पाथवे फॉलो करते हैं, एक ही पाथवे से रिलीज होंगे, इसीलिए ये सिस्टम को यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट ऐसा भी कहा जाता है। सो ये हो गया हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में हमको देखना है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो नाउ वी विल सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले आपको कुछ फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पे पेज नंबर 29 पे देख लो। लेंथ ऑफ ईच एपिडिडिमिस इज अबाउट 6 मीटर्स। कैसी होती है, 6 मीटर्स होती है उसकी लेंथ एपिडिडिमिस की। लेंथ ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म की लेंथ होती है 60 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा वो हो जाएगा, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर्स। सच अ स्मॉल स्पर्म हैज़ टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ 6.5 मीटर्स। उसको, ये स्पर्म को अगर ओवम तक, फीमेल गमेट तक पहुंचना है ना, फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा जब मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होगा। तो ये जो मेल गमेट है, स्पर्म है, उसको अगर फीमेल गमेट ओवम यानी फीमेल के बॉडी तक अगर पहुंचना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर्स। और इसके लिए उसको एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फ्रुक्टोज। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी उसको मिलती है बेटा फ्रुक्टोज से। फ्रुक्टोज क्या है, एक टाइप ऑफ शुगर है जो सीमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीमेन में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है सो दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ओवम। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स आपको दिए हुए थे। नेक्स्ट वी हैव टू सी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल ऑर्गन्स आर इन एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के सारे ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी मतलब बिलो योर स्टमक के नीचे में जो एब्डोमेन होता है हमारा, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या है, अ पेयर ऑफ ओवेरीज, यू कैन सी पेयर ऑफ ओवेरीज, 2 ओवेरी प्रेजेंट होती है। और पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ओविडक्ट। उसकी भी कैसे पेयर है, 2 ओविडक्ट्स है। सिंगल यूटेरस एक ही है, एंड अ सिंगल वजाइना इज ऑल्सो सिंगल। ओके, पेयर में क्या है, ओवेरीज और ओविडक्ट। और इसके अलावा क्या होता है, अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक तरीके की ग्लैंड्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती है। ये भी नाउ व्हाट हैपेंस, एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज बाय ओवरी। ओवम कह लो, oocyte कह लो, या एग सेल कह लो। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, ओवम, oocyte, एग या फीमेल गमेट, सब एक ही चीज है। ठीक है, फीमेल गमेट, उसी को आप एग सेल भी कह सकते हो, ओवम भी कह सकते हो, या oocyte भी कह सकते हो। ये क्या है, फीमेल गमेट है। ठीक है, और मेल गमेट क्या है, स्पर्म। ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, मेल गमेट कौन सा ह्यूमन में, स्पर्म, और फीमेल गमेट ओवम या oocyte या एग सेल या फीमेल गमेट कह लो, एक ही चीज है। ओके, सो स्पर्म को कौन फॉर्म कर रहा था, स्पर्म को फॉर्म कर रहा था टेस्टिस। वैसे ही ओवम फॉर्म होता है ओवरी में। फीमेल गमेट है, कहाँ फॉर्म होता है, ओवरी में। और हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है ऑल्टरनेटली, मतलब फर्स्ट मंथ में अगर इस ओवरी ने रिलीज किया है तो सेकेंड मंथ इस ओवरी, थर्ड मंथ ये, ऐसा ऑल्टरनेटली चलते रहता है। हर महीने कितने एग सेल,
वन एग सेल, वन ओवम इज रिलीज्ड। उसके बाद में ये ओवेरी से रिलीज हुआ एक ओवम, तो ये आ जाता है ओविडक्ट में। ये हॉलो होता है, अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ से ओवम ट्रांसफर होके आता है। ओवेरी से कहाँ पे आ जाएगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। अब ओविडक्ट को क्या करना है? ओवम को फॉरवर्ड पुश करना है, तो इसलिए उसके पास में सीलिया होती है। याद करो सिलिएटेड एपिथेलियम जब हमने 9th में पढ़ा था, तो उसके लोकेशन में ओविडक्ट भी हमने पढ़ा होगा, है ना। सीलिया इस तरीके से हेयर लाइक प्रोसेसेस होती है जो किसी भी चीज को पुश करती है फॉरवर्ड, इजी मूवमेंट में मदद करती है। तो ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है, ये ओविडक्ट में प्रेजेंट होती है, जो oocyte को, हमारे ओवम को आगे आगे पुश फॉरवर्ड करती है। कहाँ तक? यूटेरस तक। कहाँ तक? ये यूटेरस तक। दिख रहा है? ये सेंटर में होता है यूटेरस और नीचे में होता है वजाइना। ये वजाइना से स्पर्म एंटर होंगे, वजाइना से स्पर्म एंटर होगा, और यहाँ पे हमारा एग सेल है, और एग सेल के साथ में वो फ्यूज होगा, ठीक है, तब वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। और वजाइना से ही एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी इज ऑल्सो डिलीवर्ड थ्रू द वजाइना। ओके, बेबी डिलीवर भी वजाइना से ही होता है, स्पर्म की एंट्री भी वजाइना से ही होती है, एंड जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे में पढ़ेंगे तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द वजाइना। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल मूव टू अवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, कि एक्चुअल में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं फीमेल और मेल में। ओके, so after studying male and female reproductive system, we will take a look at gamete formation. Gamete formation obviously कौन सा प्रोसेस से होता है? Meiosis. I don't think कि मेरे को अभी इस पर और इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। Obviously gamete formation takes place by meiosis. मेल में कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। और मेल गमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल में कहाँ पे होता है? ओवरीज में। और फीमेल गमेट क्या है? ओवम। ओके, मेल में स्पर्म्स, ठीक है। अब स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है प्यूबर्टी से डेथ तक। प्यूबर्टी मतलब द एज ऑफ, कंसिडर 10 to 17 ईयर्स, ठीक है। 10 to 17 ईयर्स के बीच का जो एज है, जहाँ पे मेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, या डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, मेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मेल फीचर्स डेवलप होते हैं, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। जो होता है बेटा 10 to 17 ईयर्स के बीच में ये होता है। तो तब से लेके, जब प्यूबर्टी यानी आप कह सकते हो सेक्सुअल मैच्योरिटी, बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, जो मेल फीचर्स है, मेल में मेल फीचर्स, फीमेल में फीमेल फीचर्स, मेल में मेल ऑर्गन्स, फीमेल में फीमेल ऑर्गन्स, जब वो कम्प्लीटली मैच्योर यानी पूरी तरीके से डेवलप हो गए हैं, पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हैं, फॉर्म हो गए हैं, पूरे फंक्शनल वो हो गए हैं, यानी अभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो, द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। सो वो एज से लेके डेथ तक स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है मेल में। प्यूबर्टी से लेके डेथ तक स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। दैट वॉज इट अबाउट मेन। नाउ इन वीमेन, वीमेन की बात करें तो वीमेन में एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब उस वीमेन का, उस एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस बेबी का, फीमेल चाइल्ड का जो बर्थ होता है, तो उसके ओवरी में 2 से 4 2 to 4 million oocytes, ovum, 2 to 4 million oocytes, ovum are already present in fetus. fetus मतलब जब वो फीमेल बेबी जो है वो उसके मदर के पेट में ही है, मदर के वूम्ब में ही है, मदर के यूटेरस में ही है, उसको हम कहते हैं फीटस। तो वो जो फीमेल का फीटस है, ठीक है, फीमेल का फीटस है, उसकी जो ओवेरी है उसमें तभी बर्थ के टाइम ही, यानी जब वो पैदा भी होने के रहते हैं फीमेल चाइल्ड, तभी उसके ओवेरी में 2 to 4 million oocytes ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होते हैं। ओके, ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होते हैं, यानी जब वो बर्थ होगा तो उसके बॉडी में कितने oocytes प्रेजेंट रहेंगे? 2 से 4 मिलियन oocytes उसके ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन मेन में ऐसा होता है कि नहीं, मेन में तो प्यूबर्टी में स्पर्म बनना चालू होगा, प्यूबर्टी के पहले स्पर्म बनना चालू नहीं होगा, लेकिन फीमेल में पहले ही होते हैं। सो क्या होता है, एट
प्यूबर्टी, जब सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो गई है, सेम 13-15 ईयर्स वाला एज। एंड oocyte मैच्योर्स, यानी हर मंथ एक oocyte, एक एग सेल मैच्योर होता है। मैच्योर होता है मतलब डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद वो रिलीज होता है। जैसे हमने देखा हर महीने ओवरी में एक oocyte मैच्योर होगा, 1 oocyte ईच मंथ। ऑल्टरनेटिवली होता है, एक मंथ इधर वाली लेफ्ट, एक मंथ राइट, इस तरीके से। सो एवरी मंथ 1 oocyte इज मैच्योर एंड रिलीज्ड। रिलीज होके कहाँ पे आ जाता है वो, ये ओविडक्ट में आ जाता है, हमारे ओविडक्ट में रिलीज हो जाता है। ओके, रिलीज कब तक होगा ये, टिल मेनोपॉज, टिल मेनोपॉज। नाउ व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा टाइम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो एग सेल ही वहाँ पे रिलीज नहीं होगा, ओवम ही वहाँ पे रिलीज नहीं होगा। ओके, सो कब रिलीज होता है मेन में, बताओ मेरे को। प्यूबर्टी से डेथ तक स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फीमेल में ओवम प्रेजेंट तो चाइल्ड में बाय बर्थ ही होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी से हर एक महीने एक ओवम मैच्योर होगा और रिलीज होगा। कब तक? मेनोपॉज तक। और ये जनरली मेनोपॉज होता है 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, 45 से 50 ईयर्स में ये होता है। ओके, इतना क्लियर है सबको? मेनोपॉज वगैरह हम आगे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारे आगे के टॉपिक रहेंगे। अब ये स्टॉपेज क्यों हो रहा है, क्यों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करता है? क्योंकि जैसे जैसे एज होती है, जैसे जैसे 45 से 50 ईयर्स तक हम पहुंचते हैं, एज होती है, तो जो हार्मोनल सिक्रेशन है, कौन से हार्मोन्स? ऐसे हार्मोन्स जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, इनका सिक्रेशन जो है वो इरेगुलर हो जाता है या बंद हो जाता है। वो सिक्रेट नहीं होता है बॉडी में, या उनका सिक्रेशन इरेगुलर हो जाता है, जिसके वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। उसे को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो दिस वाज अबाउट गमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन का तो मीनिंग वही रहेगा, स्पर्म यानी फीमेल मेल गमेट, ओवम यानी फीमेल गमेट, इनका फ्यूजन, इनका यूनियन, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उससे क्या बनता है? उससे बनता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इंटरनल, यानी इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नाउ वन ऑफ द फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, सिंगल ओवम। एग तो एक ही है, हर महीने एक ही एग सेल, एक ही ओवम रिलीज हो रहा है, एक ही ओवम रिलीज हो रहा है, लेकिन स्पर्म बहुत सारे रिलीज होते हैं। फ्यू मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म इस एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज दिस सिंगल ओवम। अब स्पर्म का पाथवे क्या होता है? तो स्पर्म्स पाथवे इज इट एंटर्स टू वजाइना, वजाइना से एंटर करेगा, फिर यूटेरस, और फिर यूटेरस से वो स्पर्म जाता है कहाँ पे? ओविडक्ट में। ठीक है, वजाइना, वजाइना से यूटेरस, यूटेरस से जाएगा ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में जाएगा। और यहाँ पे ओविडक्ट में क्या है? ओविडक्ट में हमारा एग सेल है, फीमेल गमेट है। ओविडक्ट में जो हमारा एग सेल रिलीज हुआ है वो प्रेजेंट है ओविडक्ट में, और हमारा मेल गमेट भी यहाँ पे आ गया है। और इन दोनों का क्या होगा? अभी फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होगा। ठीक है, मेल फीमेल गमेट ओवम, ओवरी से रिलीज होकर ओविडक्ट में आया, और स्पर्म वजाइना, यूटेरस, और फिर ओविडक्ट तक पहुँचा। ठीक है, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पहुँचते हैं, बट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज करता है। ठीक है, सो ये हो गया फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में हो रहा है। नाउ ओनली 400 oocytes। अब हमको पता है फीमेल में 2 से 4 मिलियन oocytes प्रेजेंट है, लेकिन oocytes रिलीज कब होंगे? मैच्योरिटी, यानी 15 से
वही 15 वाला एज, 10 to 17 ईयर्स वाला एज से मीनोपॉज तक, यानी 45 से 50 ईयर्स तक, यानी सिर्फ इतने स्पैन में, प्यूबर्टी से मीनोपॉज के बीच वाले स्पैन में सिर्फ oocyte रिलीज हो रहा है, इसके बाद तो oocyte रिलीज नहीं हो रहा है, तो टोटल लाइफ में सिर्फ 400 oocyte से रिलीज होते हैं। अगर आप रफ कैलकुलेशन करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 400 हर मंथ। एक कब से 10 से लेके 17 ईयर्स के बीच में से मेनोपॉज तक, यानी 45 से 50 ईयर्स, तो 400 oocytes रिलीज होते हैं। तो बाकी के बचे हुए जो मिलियंस ऑफ oocyte है उनका क्या होगा, वो डीजनरेट हो जाता है बेटा। डीजनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, डीजनरेट हो जाता है वो oocytes, यानी डेवलप नहीं होंगे वो, ठीक है। सो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट विल हैपन if the ovum is released at the age of 45। अगर कोई फीमेल है जिसकी एज 40 to 45 है और उसके बॉडी में जो ओवम रिलीज हो रहा है, यानी वो एज नियर टू मेनोपॉज वाली एज है, मेनोपॉज वाली एज है, उस टाइम पे जो ओवम रिलीज होगा उसमें प्रॉपरली मियोसिस नहीं हुआ रहेगा। क्यों नहीं हुआ रहेगा प्रॉपर मियोसिस? क्यों? क्योंकि हार्मोन की गड़बड़ी चालू हो गई ना इस एज में, हार्मोन की गड़बड़ी चालू हो गई है, तो वो एग सेल नॉर्मल नहीं रहेगा, या नॉर्मल भी रहेगा तो उसमें प्रॉपर मियोसिस नहीं होगा। और ऐसा ओवम अगर फर्टिलाइज होता है, ऐसा ओवम अगर फर्टिलाइज होता है तो वहाँ पे जो चाइल्ड तैयार होगा, वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा, वो कैसा होगा बेटा? हो सकता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ बीमारियाँ, सम डिजीजेस और सम एबनॉर्मेलिटीज़ आर देयर, है ना, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ डिजीजेस जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह उसमें हो सकते हैं, ठीक है। कब? इफ जो oocyte है वो 45 to 50 ईयर्स वाले एज में रिलीज हुआ वाला oocyte अगर फर्टिलाइज होता है तो। इसीलिए अगर ओल्डर वुमेन है यानी 40-45 वाली वुमेन है और उनको बेबी अगर होता है तो इसीलिए वहाँ पे डिजीज वाले बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होता है बेटा, ओके। सो ये आपको इधर पेज नंबर 30 पे बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड बर्थ। डेवलपमेंट अभी हमको समझ में आया, फर्टिलाइजेशन अभी हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट वहाँ पे फॉर्म हो गया है, अभी उसके आगे में क्या होता है वो हमको देखना है, ओके। सो सी, जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब जाइगोट मतलब मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन हो गया है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है। अब ये जाइगोट से क्या होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, फिर 4 to 8 सेल ऐसे डिवाइड होंगे ना, तो वहाँ पे कौन सा डिवीजन हो गया? वहाँ पे डिवीजन होगा माइटोसिस। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 स्टेप देखी थी, गमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, तब जाइगोट फिर बाद में कौन से डिवीजन से डिवाइड होगा? माइटोसिस यानी सिंपल डिवीजन, और उससे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? नथिंग बट अ बॉल ऑफ सेल, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है? अ बॉल ऑफ सेल, इट इज अ बॉल ऑफ सेल, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है? अ बॉल ऑफ सेल। जाइगोट फॉर्म हुआ, उसका माइटोटिक डिवीजन हुए, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं। रिपीटेड मतलब 2 से कितने सेल बनेंगे? 4, फिर 4 सेल और डिवाइड होंगे तो 8 सेल, 8 से 16 सेल, 32, 64, इस तरीके से क्या बनता है? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म होता है यानी इनिशियल स्टेज है, बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है, एक सेल का मास है बस। अब ये कहाँ पे हुआ बेटा फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट में। जाइगोट कहाँ पे बना? ओविडक्ट में। एम्ब्रियो कहाँ पे बना? ओविडक्ट में। अब ये जो एम्ब्रियो ओविडक्ट में फॉर्म हुआ है, ये पुश्ड होता है टुवर्ड्स यूटेरस, यानी ये तो हमने स्पर्म का पार्ट देखा था, है ना। अब ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है, ठीक है, ये जाइगोट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ उससे क्या बना? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो पुश फॉरवर्ड होता है, पुश फॉरवर्ड होने के बाद में ये आ जाता है यूटेरस में, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगा? यूटेरस में। एम्ब्रियो पुश्ड टू यूटेरस, यूटेरस में आ गया ये, ओके। नाउ अब क्या होता है? यूटेरस में आने के बाद में इसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा एम्ब्रियो यूटेरस में, और यूटेरस में आने के बाद में इसका हो गया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ये यूटेरस की जो वॉल है, यूटेरस की वॉल से
जुड़ जाता है, यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, यूटेरस की वॉल पे जुड़ गया। और फिर उसके बाद में आगे में इम्प्लांटेशन होने के बाद में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है बेटा, उसके बाद में उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एन ऑर्गन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन यूटेरस टू सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, यानी अब यहाँ पे एक ऑर्गन तैयार होता है, वो ऑर्गन का नाम क्या है, प्लेसेंटा। कौन सा ऑर्गन, प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ये प्लेसेंटा क्या है बेटा, मदर, ये यूटेरस किसका है, मदर, और ये क्या हमारा, ये फीटस है, फीटस इससे तैयार होने वाला है, एम्ब्रियो या ऑफस्प्रिंग कह सकते हो आप, उसके बीच में का कनेक्शन, उसके बीच में का कनेक्शन होता है ये ऑर्गन प्लेसेंटा, ठीक है। वो क्या करता है, फूड सप्लाई करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो है। इसको खाना कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मदर से। तो मदर एक ऑर्गन फॉर्म करती है प्लेसेंटा, जो इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है और वो ऑक्सीजन और फूड एम्ब्रियो को सप्लाई करता है। इस तरीके से डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होता बेटा, है ना। प्लेसेंटा कैसे जुड़ा होता है फीटस से, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, है ना, उसके बेली बटन पे, बेली बटन से जो कनेक्शन होता है मदर से जुड़ा हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो जुड़ा होता है बेटा प्लेसेंटा से, ठीक है। अब उतना नहीं समझना, उतना डीप में नहीं जाना है, तो बस इतना ध्यान में रखो, एक ऑर्गन तैयार होता है प्लेसेंटा, जो कनेक्शन है एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में, जहाँ से एम्ब्रियो को फूड और ऑक्सीजन मिलता है, और फिर पूरा डेवलपमेंट होगा, सारे ऑर्गन्स तैयार होंगे, और ये पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, और फिर उस बेबी की बर्थ होती है, वो बेबी विल कम आउट थ्रू दिस वजाइना, ओके। सो इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट एंड बर्थ हो रहा है। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे बेटा, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या, वेदर द ऑफस्प्रिंग, वो जो चाइल्ड तैयार होने वाला है, जो चाइल्ड का बर्थ होने वाला है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, विल इट बी अ गर्ल और अ बॉय, वो कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने देखा कि गमेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, मेल में प्यूबर्टी से डेथ तक, फीमेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से फिर वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे मेनोपॉज तक। उसके बाद में हमने देखा फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा यूटेरस में, और फिर 9 मंथ के बाद में उसकी डिलीवरी होगी, ओके। नाउ वी हैव टू सी सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ यू ऑल नो कि हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स है, 46, आउट ऑफ विच जो हमारे 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स ऑटोसोम, यानी 22 पेयर्स मतलब क्या, 44, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल में कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। फीमेल में भी ये 22 पेयर्स तो सेम है, 22 पेयर्स तो सेम है, 44 प्लस, और सेक्स क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है वो कौन सा होता है, फीमेल में एक्स एक्स, दोनों भी क्रोमोसोम एक्स होते हैं, मेल में एक एक्स दूसरा वाई होता है बेटा। सो इसके बाद में क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे यहाँ पे गमेट्स फॉर्म होंगे पहले, यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गई, 46 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड, इससे हैप्लॉयड गमेट बनेंगे, यानी मेल के गमेट कौन से हैं, मेल के गमेट्स होते हैं स्पर्म्स, मेल गमेट्स आर स्पर्म्स। सो स्पर्म्स होते हैं, और स्पर्म्स 2 टाइप के फॉर्म होंगे, देखो कैसे, अभी देखो कैसे स्पर्म फॉर्म हो सकते हैं। एक तो देखो 44 का हाफ कितना आ जाएगा, 22, ठीक है, और एक्स और वाई
क्रोमोसोम्स है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम अलग होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब वहीं अगर हम ऑन द अदर हैंड फीमेल की बात करें तो फीमेल एक ही तरीके के गमेट बनाएंगे 22 प्लस एक्स, मतलब ये एक और दूसरा भी जो रहेगा वो सेम रहेगा 22 प्लस एक्स, सेम गमेट है इसलिए हम एक ही लिखते हैं, इसलिए हम एक ही लिखते हैं। तो फीमेल कितने तरीके के गमेट बना रही है, एक ही तरीके के गमेट बना रही है 22 प्लस एक्स ऐसे, यानी फीमेल गमेट मतलब ओवम, ओवम कैसा रहेगा, ओवम ऑल द ओवम्स विल बी सेम विद एक्स क्रोमोसोम ओनली, लेकिन स्पर्म्स दो टाइप के होंगे, एक स्पर्म के पास में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या एक हो सकता है वाई क्रोमोसोम के साथ में। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गमेट यानी स्पर्म्स और फीमेल गमेट यानी ओवम का फ्यूजन, इनका फ्यूजन होगा, तो देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इफ स्पर्म कौन सा है, वाई कंटेन एक्स कंटेनिंग स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज किया किसने, एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम ने, एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, 22 प्लस 22 44 और एक्स यानी कौन सा क्रोमोसोम है इसके पास में, दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर में क्या है, दोनों एक्स है। तो ये जो चाइल्ड है वो क्या होगा बताओ मुझे, बॉय होगा या गर्ल होगा, एक्स क्रोमोसोम किसमें होता है, फीमेल में, सो दिस विल बी अ गर्ल। लेट मी चेक क्लियरली दिख रहा है क्या नीचे का, यस, ओके, सो दिस विल बी अ गर्ल, ये होगी एक गर्ल। इफ क्या हुआ, इफ वाई वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया ओवम को, तो अभी बताओ मुझे क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ बॉय, क्योंकि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी समझ में आ रहा है, इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होगा। अगर स्पर्म जो है उसमें एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है, तो गर्ल होगी, क्योंकि मदर से तो दोनों को एक्स क्रोमोसोम ही मिल रहा है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही मिल रहा है। इट इज फादर हु विल डिसाइड दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी अ बॉय और अ गर्ल। वो फादर कैसे डिसाइड करेगा, वो ऐसे डिसाइड करेगा कि फादर से जो स्पर्म आ रहा है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है तो गर्ल, क्योंकि एक्स 2x मतलब फीमेल, और अगर जो फादर से जो स्पर्म आ रहा है उसमें वाई क्रोमोसोम है तो एक्स वाई इट विल बी अ बॉय और मेल, ओके। सो एक्चुअली में देखा जाए तो द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल कि वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और गर्ल, उनको बॉय होगा या गर्ल होगा, कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, मैन। वाई, बिकॉज फीमेल में हमने देखा एक ही तरीके का गमेट बन रहा है, वो तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी में वगैरह, तो मदर को ब्लेम किया जाता है अगर फीमेल का बर्थ हो, अगर लड़कियां पैदा होती है तो वहाँ पे फीमेल को बहुत ही दोष दिया जाता है इंडियन सोसाइटी में। लेकिन अगर आप उसके पीछे का साइंस अगर अच्छे से जान जाओ तो आपको पता चलेगा कि फीमेल का तो उतना रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो तो स्पर्म के ऊपर में डिपेंड करेगा कि स्पर्म के साथ पास में अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल और स्पर्म के पास में वाई क्रोमोसोम है तो मेल। और इसके चांसेस क्या होते हैं, 50-50% के चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी हो सकता है या वाई क्रोमोसोम वाला भी, ओके। सो दिस इज हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन ह्यूमंस। सो आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको बताया है कि मेल और फीमेल गमेट स्पर्म और ओवम मियोसिस से फॉर्म होते हैं। तो स्पर्म के केस में मियोसिस खत्म हो जाता है कब, जब उसने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को लीव कर दिया है स्पर्म ने, उस समय पे मियोसिस खत्म हो जाता है। और फीमेल में ओव्यूलेशन के बाद में, ओव्यूलेशन मतलब ओवेरीज से एग का रिलीज होना, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद में वहाँ पे मियोसिस खत्म हो जाता है। और स्पर्म में कब खत्म होता है, जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट छोड़ देता है तब। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा लिविंग ह्यूमन बींग्स में हो रहा है।
तो हमने आज का जो भी टॉपिक पढ़ा आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सब लोग पूरे नोट्स भी तैयार कर लेंगे बेटा, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे सब लोग पूरे, और हमको होमवर्क भी सेंड करेंगे। ओके, आपने आई होप अटेंडेंस भी लगा दी होंगी आज के लेक्चर में सबने। यहाँ पे देखो थोड़े से कुछ और वो हमने ऊपर का जो आपको दिया है पेज नंबर 30 में वो भी डिस्कस कर लिया है कि 45 से 50 ईयर्स के नियर में अगर कोई वुमेन है और उस टाइम पे जो ओवम रिलीज हुआ वो प्रॉपर वहाँ पे मियोसिस होगा नहीं, क्योंकि हार्मोन बिगड़ चुके हैं, हार्मोन का फंक्शन बिगड़ चुका है, प्रॉपर मियोसिस होगा नहीं। और ऐसे ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो चिल्ड्रंस जो है वो नॉर्मल वहाँ पे नहीं होंगे, उनको डाउन सिंड्रोम वगैरह ऐसी बीमारी हो सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमने देख लिया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इस पे शॉर्ट नोट आएगा ही या आ सकता है। ओके, तो ये अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, पूरे टेक्स्ट बुक रीड करके मैटर के साथ में, सेंटेंसेस के साथ में डिटेल्ड नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं कि ये सिंपल बेटा हमारे जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। अभी यहाँ पे आपको पेज नंबर 31 पे कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज कम्प्लीटेड। वो फीटस का डेवलपमेंट यानी जो मदर के वुम्ब में, जो मदर के यूटेरस में अभी बेबी ग्रो हो रहा है उसको कहते हैं फीटस। वो जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, तो वो हार्मोन है बेटा ऑक्सीटोसिन। लिख लेंगे, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी। सेकंड क्वेश्चन, अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन, मतलब कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट के कारण विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि इसके वजह से जो यूटेरस है ना, यूटेरस हमने देखा था डायग्राम में, यूटेरस वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है बेटा, है ना, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जो बर्थ का प्रोसेस है, डिलीवरी का प्रोसेस, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। तो किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। यानी जब पूरी तरीके से बेबी ग्रो हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी का बर्थ होगा। ओके, सो इस तरीके से वो प्रोसेस होता है। सो हमने पूरा देख लिया। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अटेंडेंस आप लोग अपनी लगा देंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, एंड इसके आगे का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।